गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संसद के दो सदनों में से जो उच्च सदन है राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। राज्यसभा के क्या कार्य क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में हम राज्यसभा की आलोचना और उसका मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की जो स्थिति थी तो प्रारंभ से ही विवादों का विषय रही है, क्योंकि संविधान सभा का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में नहीं था, लेकिन दूसरी ओर कुछ सदस्यों के द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर संदेह व्यक्त करते हुए एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना का प्रस्ताव भी लाए गए थे। संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वितीय सदन के बहुत अधिक पक्ष में नहीं थे। संविधान लागू किए जाने के बाद भी अनेक बार इसकी आलोचना करते हुए इसे समाप्त करने की बात कही गई है। राज्यसभा के प्रति की गई आलोचनाओं का जो प्रमुख रूप से दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। प्रथम है रचना संबंधी आलोचना। पहली क्या है इसकी? राज्यसभा की रचना संबंधी आलोचना। रचना की दृष्टि से राज्यसभा बहुत आलोचना की जाती है और इस प्रकार की आलोचना के कई आधार है। तो सबसे पहला आधार है संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का गठन संघात्मक अथवा राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमेरिकी सीनेट और ऑस्ट्रेलिया संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। राज्यसभा का जो गठन, भारत में जो राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दलगत आधार पर ही कार्य किया जाता है। तो पहली आलोचना क्या है कि इसका जो गठन होता है वो दलगत आधार पर होता है। कौन से आधार पर होता है? दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भी जो कार्य किया जाता है वो दलगत आधार पर ही किया जाता है। दूसरी आलोचना है राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। कौन से निर्वाचन के आधार पर? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर करते हैं। और इस बात का बहुत अधिक डर है कि किसी व्यक्ति द्वारा धन, शक्ति या अन्य भ्रष्ट साधनों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाता है और व्यवहार में इस तरह की घटनाएं भी देखी गई है। तीसरी है राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो जाता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसका दोष ये है कि भारतीय संघ में कुछ राज्यों की विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों की, कौन से दलों की? क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के कारण ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिससे राष्ट्रीय हित में नहीं कहा जा सकता। तीसरी क्या बताई इन्होंने कि राज्य विधानसभाओं का जो आनुपातिक सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है, लेकिन कुछ भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभाओं में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और उस प्राप्त प्रतिनिधित्व के कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में क्षेत्रीय दल जो राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है उसमें भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, जो राष्ट्र हित में नहीं कहा जा सकता। चौथी है राज्यसभा के 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और मनोनयन की यह प्रणाली नितांत अप्रजातांत्रिक है। 12 सदस्यों को किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये प्रणाली नितांत अप्रजातांत्रिक है। कार्यपालिका के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। कार्यपालिका जो 12 सदस्यों को नियुक्त करती है उसकी इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है। पांचवी है व्यवहार में राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरण गृह के रूप में किया गया। किसके रूप में? राजनीतिक शरण गृह के रूप में किया गया। राज्यसभा में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है
जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं या फिर जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा अवकाश प्राप्त अयोग्य विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को इस सभा में स्थान देकर राज्यसभा को केवल एक राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना लिया जाता है। जो पंक्ति जो महत्वपूर्ण हो क्या है, एक तरह से ये राजनीतिक शरणग्रह है। क्यों है? क्योंकि जो लोग प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते वो, और जो प्रत्यक्ष चुनाव में जिनको जनता ने नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, वो लोग, ऐसे लोगों को राजनीतिक दल, विशेष रूप से कौन से राजनीतिक दल, जो सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के हैं, वो जो अवकाश प्राप्त अयोग्य हैं, इन प्रतिनिधियों को राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं, जो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के साधन बन जाते हैं। अब 2003 में राज्यसभा में क्या 2 परिवर्तन किए गए। 2003 में 2 परिवर्तन किए गए, जिनकी भी बाद में आलोचना की गई। पहला परिवर्तन क्या था? संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा राज्यों का सदन है। राज्यसभा किसका सदन है? राज्यों का। अतः संविधान निर्माताओं के विवेक पूर्वक विचार करने के उपरांत राज्यसभा की सदस्यता से संबंधित राज्य का निवासी होने की शर्त लगाई थी। संविधान सभा में क्या किया था कि भाई जो व्यक्ति राज्यसभा से चुन के जाएगा वो उसी राज्य की सदस्यता प्राप्त हो जिससे वो राज्यसभा के लिए जाता है। लेकिन संविधान के इस प्रावधान को समाप्त करने की बजाय इसको कड़ाई से लागू करना चाहिए था। अब इसको समाप्त करके ये कर दिया गया कि भाई ये निश्चित ये नहीं है कि वो उस राज्य का हो, किसी भी राज्य का हो, वो राज्यसभा से जा सकता है, लेकिन ये ना करके और इस नियम को कड़ाई से लागू करना चाहिए था। दूसरा है जो खुला मतदान लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। खुला मतदान पहले क्या था? गुप्त मतदान था, लेकिन इन्होंने क्या है 2003 के बाद में खुला मतदान कर दिया, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल सिद्धांत है उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों को मनमाना आचरण करने की छूट मिल जाती है। इसलिए ये जो 2 प्रावधान इन्होंने जो चेंज किए थे, ये भी राज्यसभा की जो रचना है उससे संबंधित दोष है। दूसरा है शक्ति संबंधी आलोचना। पहला तो था रचना संबंधी आलोचना, दूसरी शक्ति संबंधी आलोचना। लोकसभा द्वारा राज्यसभा को जो अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके आधार पर हम इसे एक निरर्थक और अनुपयोगी सदन कह सकते हैं। सही रूप में राज्यसभा की स्थिति यह है कि साधारण विधेयकों के संबंध में 6 महीने और वित्त विधेयक के संबंध में 14 दिन की देरी कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है? जो साधारण विधेयक है उनमें 6 महीने की देरी कर सकती है, और वित्त विधेयक है उनके अंदर 14 दिन की देरी कर सकती है। यह मंत्रिपरिषद की नाम मात्र के लिए ही प्रभावित यह मंत्रिपरिषद को भी नाम मात्र से ही प्रभावित करती है, क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके द्वारा जिन अन्य कार्यों को किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, या अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पारित करना, इसके संबंध में आलोचकों का कहना है कि ये जो कार्य है जो राज्यसभा करती है कि भाई राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव पारित करना, ये जो कार्य हैं संविधान द्वारा स्थापित अन्य किसी भी संस्था या अधिकारियों के द्वारा करवाए जा सकते थे। केवल इन कार्यों को करने के लिए राज्यसभा के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। आलोचकों के अनुसार राज्यसभा की समाप्ति से भारतीय संविधान के कार्य कारण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी, राज्यसभा को वित्तीय और अवित्तीय विधेयक के संबंध में देरी लगाने की जो शक्ति प्राप्त है वह हानिकारक सिद्ध हुई और विशेष परिस्थितियों में बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती है। और तीसरी, आलोचकों के अनुसार लोकसभा की कार्य अवधि और गठन इस प्रकार का है कि इसके द्वारा कानून निर्माण में न तो अनावश्यक जल्दबाजी को अपनाया जा सकता और न ही निरंकुशता को। अतः लोकसभा पर थोड़ा
अधिक अंकुश रखने के लिए राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है। तो ये इसकी दो तरह की आलोचनाएं थी, एक तो रचना संबंधी आलोचनाएं और एक इसकी शक्ति संबंधी आलोचनाएं। राज्यसभा का अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। कल अगले वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा का गठन और उसकी कार्य और शक्तियाँ। धन्यवाद।